आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम एनालिसिस करेंगे ऑर्गेनिक फूड मार्केट का। ऑर्गेनिक फूड होता क्या है? ये तो हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक फूड का मतलब प्योर, नेचुरल, बिना किसी मिलावट के पाए जाने वाला खाद्य पदार्थ या फूड होता है। पर सवाल ये है कि क्या सच में हम ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करते हैं? हम जो सुपरमार्केट या मॉल से ऑर्गेनिक फूड एंड फ्रूट्स की जो क्वालिटी देखकर हम ज़्यादा कीमत पर खरीदते हैं, क्या सच में हम ऑर्गेनिक फूड ही खरीदते हैं? और अगर खरीदते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में प्योरिटी होती है? कभी सोचा है? चलिए, आज इस चीज़ से आपको थोड़ा रूबरू कराते हैं। फार्मर्स ऑर्गेनिक फूड उगाते हैं बट मार्केट में बढ़ते डिमांड की वजह से सप्लायर्स सप्लाई नहीं दे पाते, इसलिए शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। ऑर्गेनिक फूड का प्रोसेस अप्लाई करना काफ़ी टफ हो जाता है इन केस ऑफ बिग वॉल्यूम डिमांडेड इन द मार्केट। हर दिन बढ़ते डिमांड की वजह से रिटेलर्स ज़्यादा वॉल्यूम एंड वैरायटी चाहते हैं एंड ग्रोअर्स जो फूड उगाते हैं यानी कि फार्मर्स, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो केमिकल यूज़ करके और ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें उगाए एंड सो कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड जो रियलिटी में ऑर्गेनिक फूड होता भी नहीं है उसे उगाए। कुछ नए ट्रेडर्स फार्मर्स से पैडी यानी राइस के लिए खेत खरीद कर उसमें राइस उगाकर उसे ऑर्गेनिक राइस के तौर पर बड़े सप्लायर को बेचते हैं। इस ट्रेडिंग में ज़रूरत होती है एक ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट की, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मर का नाम होता है। कभी कभी ये सर्टिफिकेट फार्मर्स को बताए बगैर ही उनके नाम पर जाली सर्टिफिकेट बनाकर यूज़ किया जाता है, और जिस वजह से रियल में जो ऑर्गेनिक राइस या फूड उगाते हैं उनके मार्केट डाउन होती है, क्योंकि उनके प्लेस ये जाली सर्टिफिकेट वाले खा जाते हैं। कई बार रिटेलर्स भी धोखाधड़ी करते हैं। कुछ रिटेलर्स फार्मर्स को ऑर्गेनिक फूड उगाने के लिए कहते हैं और उनके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की एक कॉपी मांगते हैं। कुछ महीनों के ऑर्डर देने के बाद वो ऑर्डर देना ही बंद कर देते हैं और कहीं और से नॉन ऑर्गेनिक फूड खरीद कर सिर्फ उन फार्मर्स के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट और उनके नाम को यूज़ करके प्रोडक्ट्स को आगे सेल कर देते हैं, जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फार्मर्स के प्रोड्यूस किए हुए होते भी नहीं है, यानी किसी और का प्रोडक्ट किसी और के नाम पर बेचना। जेन्युइन ट्रेडर्स को एक डर लगा रहता है कि वो क्या सच में ऑर्गेनिक फूड पा भी रहे हैं या नहीं। कुछ ट्रेडर्स कम से कम 50 सोर्सेज को चेक करते हैं ऑर्डर प्लेस करने से पहले, ताकि वो जेन्युइन ऑर्गेनिक फूड सप्लायर से ही प्रोडक्ट पा सके। इसलिए मूवमेंट इनिशिएट किया गया था जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट था ऑर्गेनिक फार्मिंग को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाया जा सके। करेंटली न फार्मर्स और न ही कंज्यूमर कोई भी ऑर्गेनिक फूड का बेनिफिट उठा पा रही है। अब चलते हैं, इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पायोनियर प्रॉब्लम्स। 2004 में कर्नाटका फर्स्ट स्टेट थी जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी मिला। एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2500 hectares in 2004 to 1 lakh plus hectares in 2018 and certified production is estimated at 3 lakh tons। मार्केट ग्रोथ अपने साथ साथ कई प्रॉब्लम्स भी लेके आती है। मार्केट में डिमांड बढ़ने से सप्लाई चेन बढ़ती है और जैसे जैसे सप्लाई चेन बढ़ती है वैसे वैसे प्रोड्यूसर को ट्रेस करना कंज्यूमर के लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बैंगलोर में ऑर्गेनिक स्टोर रन करने वाली एक ओनर जो फार्मर के साथ साथ भी जुड़ी हुई है काम में, उन्होंने बताया कि 80% मार्केट सिर्फ कुछ ही बड़े प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से रेगुलेशन के साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से मूवमेंट को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। बैंगलोर में सर्वे के दौरान स्टोर कीपर्स को सप्लायर्स के बारे में पूछे जाने पर पता चला कि 10 में से 8 स्टोर कीपर्स से कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। किसी भी ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर में हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं स्टॉल में, बट सोर्सेज की कोई क्लैरिटी नहीं है कि प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं। इवन फार्मर्स फेडरेशन जो प्रोड्यूस करते हैं उससे कहीं दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। फेडरेशन को रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यानी जिस जगह में जिसकी खेती हो सकती है या होती है या ज़्यादा डिमांड है उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना चाहिए ताकि लोकल फार्मर्स को भी हेल्प हो सके। कर्नाटका में 15 ऑर्गेनिक फार्मर्स फेडरेशन एंड 576 ऑर्गेनिक विलेजेस हैं। ये विलेजेस को स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनिक स्कीम के अंडर ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है, पर अब इनकी हालत ठीक नहीं है। इन विलेजेस को गवर्नमेंट की तरफ से गाइडेंस और सुपरविजन की बहुत ज़रूरत है। जो मूवमेंट फार्मर्स के लिए स्टार्ट किया गया था, अब इंडस्ट्री के प्लेयर्स उस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, जिस वजह से मूवमेंट का मुद्दा बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे लाइवलीहुड, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड
फूड सेफ्टी से हटकर बहुत ही अलग मोड़ ले चुका है। मूवमेंट का एम है केमिकल फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिप्लेस करना, बट मूवमेंट को सस्टेन करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। फार्मर्स ऑर्गेनिक फूड उगाना चाहते हैं, बट उन्हें स्किल्स, रिसोर्सेज और कंटिन्यूअस सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो भी रिसर्च एंड सब्सिडीज में ऑर्गेनिक फार्मिंग को केमिकल फार्मिंग के मुकाबले बहुत ही छोटा सा शेयर मिलता है। ग्राउंड लेवल पे बात करें तो एक फ्रूट और वेजिटेबल सप्लायर लगभग 80 आउटलेट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, 400 फार्मर्स के साथ काम करता है, ट्रेड करता है, जिसमें सिर्फ 2 या 3rd पार्ट ही सर्टिफाइड है। जबकि उसके फील्ड वर्कर्स रैंडमली फार्म्स में विजिट तो करते हैं, बट फिर भी सप्लायर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है ये जानना कि सारे प्रोडक्ट्स जेन्युइन है भी या नहीं। NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से प्रोडक्ट्स को केमिकल रेसिड्यू के लिए टेस्ट करवाना बहुत महंगा पड़ता है। सप्लायर्स के अकॉर्डिंग एक सैंपल को टेस्ट करवाना लगभग 10,000 तक का खर्चा आता है। इट्स रियली एक्सपेंसिव। बैंगलोर में एक लैब ऐसा भी है जो फार्मर्स के लिए फ्री में प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करती है, फिर भी ज़्यादातर लोगों को या फार्मर्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। वैसे भी वो लैब NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज या APEDA यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, जिससे फार्मर्स को पता भी चले तो भी वो उस लैब से टेस्टिंग नहीं करवाना चाहते। ऑर्गेनिक फूड की टेस्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कंज्यूमर्स इस बारे में सोचते हैं, बल्कि फार्मर्स के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां फार्मर्स अपने प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट्स को डिपॉजिट कर सके और वहीं से रेसिड्यू के लिए सैंपल को चेक किया जा सके। ऑर्गेनिक के नाम पर बोलबाला से कई प्लेयर्स मार्केट में उतरे, पर उन्हें रियल में ऑर्गेनिक फूड के ताकत का अंदाज़ा तक नहीं है। पॉइंट नंबर 2 इज हु पॉकेट्स प्रीमियम। हम हर रोज़ देखते हैं कि कई नए स्टोर खुलते हैं, इवन कुछ अनएथिकल काम करने वाले लोगों की वजह से पूरे ऑर्गेनिक मूवमेंट हैम्पर होती है। बीते कई सालों में ऑर्गेनिकली ग्रोन प्रोडक्ट्स की कीमत 25% से बढ़कर 200% हो गई एज कम्पेयर टू केमिकली ग्रोन प्रोडक्ट्स। पर सैड न्यूज़ ये है कि जितना भी पैसा कंज्यूमर ऑर्गेनिक फूड के लिए पे करती है या खर्च करती है, उसके आधे से भी कम हिस्सा भी फार्मर्स के पास नहीं पहुंचता। KAPC यानी कर्नाटका एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन ने अपने स्टडी में इसी इम्बैलेंस को शो किया है कि ट्रेडर्स ग्रोअर्स यानी फार्मर्स से कहीं गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और इसलिए KAPC ने ऑर्गेनिक प्राइस पॉलिसी के एक फॉर्मुलेशन को गवर्नमेंट के सामने रखा। द ऑर्गेनिक वर्ड को कवर करके यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक के जगह दूसरे वर्ड जैसे नेचुरल या फिर प्योर या हर्बल जैसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है बेधड़क होके, जबकि वो प्रोडक्ट और इन वर्ड्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जो कंज्यूमर जानते हैं वो ब्राइट, अट्रैक्टिव, यूनिफॉर्म और अनसीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शेल्फ में देखकर भी समझ सकते हैं या समझ जाते हैं कि ये ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं है। पर ये समझने या जानने वाले कंज्यूमर्स बहुत ही कम है। इसलिए कंज्यूमर्स को क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आए हैं और इसके सोर्सेज के बारे में पता करना चाहिए, फिर ऑब्जर्व करके फिर प्रोडक्ट्स को खरीदने चाहिए। ज़्यादातर स्टोर्स के पास ऑर्गेनिक ग्रोसरी के उनके अपने लेबल्स होते हैं और वो क्लेम करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स जिन फार्मर्स या एग्रीगेटर्स से आते हैं, एग्रीगेटर्स का मतलब जो फार्मिंग और रिटेलर के बीच काम करते हैं, या एक तरह का कहते हैं मीडियम आप कह सकते हैं, एक तरह का थर्ड पार्टी आप कह सकते हैं, वो उन्हें अच्छे से जानते हैं। ये उनका दावा है कि जो ज़्यादातर स्टोर्स के पास जो ऑर्गेनिक ग्रोसरी के जो लेबल अपने लेबल होते हैं वो क्लेम करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स फार्मर्स और एग्रीगेटर्स से आते हैं और वो उन्हें अच्छे से जानते हैं। सर्टिफिकेशन के इतने कम क्लैरिटी के साथ वो कंज्यूमर्स को कैसे जेन्युइन प्रोडक्ट्स की गारंटी दे सकते हैं और ऑर्गेनिक लेबल को जेन्युइन बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज ब्रांडिंग ट्रिक्स। इट इज़ मोस्ट क्रूशियल टॉपिक विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू, क्योंकि ये बहुत ही एक मिस रिप्रेजेंटिंग कहिए या मिस ब्रांडिंग कहिए या मिसलीडिंग कहिए, कस्टमर्स को इतना मिसलीड किया जाता है इस ऑर्गेनिक टर्म को यूज़ करके। लेट्स डिस्कस इट। बड़े स्टोर को देखकर, चकाचौंध भरे मॉल से फ्रेश विथ लेबल्स को देखकर हम मिसगाइड हो जाते हैं कि ऑर्गेनिक फूड के नाम पर। ऑर्गेनिक वर्ड है ही ऐसा जैसा कि लोगों में अवेयरनेस कम और मिस रिप्रेजेंटिंग और मिस ब्रांडिंग को ज़्यादा हवा मिलती है। मिस रिप्रेजेंटिंग एंड मिस ब्रांडिंग आर 2 मेजर कंसर्न्स जिसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मार्केट बेधड़क ग्रो होती है। ऑन अप्रैल 2 FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
ने एक डायरेक्शन पास किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक फूड्स रेगुलेशंस 2017 के रिगार्डिंग। इसमें मैंडेटरी किया गया कि हर ऑर्गेनिक फूड बिजनेस ऑपरेटर को जैविक भारत लोगो लेना पड़ेगा, जो कि FSSAI ऑर्गेनिक लोगो है। इस लोगो को लेने का मकसद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से खुद को डिफरेंशिएट करना है। FSSAI ने स्मॉल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स को परमिट देती है जिन प्रोड्यूसर्स का एनुअल टर्नओवर 12 लाख से कम है, वो एंड यूजर्स को बिना सर्टिफिकेशन के अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, और जिन एग्रीगेटर्स यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका एनुअल टर्नओवर 50 लाख से कम है वो भी प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स को बेच सकते हैं और उन्हें सिर्फ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स से ही चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फार्मर्स और एग्रीगेटर्स के हिसाब से ये रूल्स और एक्सेप्शंस न फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है और न ही एग्रीगेटर्स के लिए। उनके मुताबिक सर्टिफिकेशन का मतलब है क्वालिटी अश्योरेंस प्रोवाइड करना। क्यों कोई फार्मर जिसका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है फिर भी वो एंड यूजर को नहीं बेच सकता, जबकि एंड यूजर उसे अच्छे से जानता है। और 50 लाख से कम एनुअल टर्नओवर वाले एग्रीगेटर्स बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शंस लिमिट कम से कम 2 या 3 करोड़ एनुअल टर्नओवर का होना चाहिए था। कंज्यूमर्स प्रीमियम प्राइस पे करते हैं केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए जो उन्हें ऑर्गेनिक लेबल के साथ बेचा जाता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, विच में लीड नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। ICRIER यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के अकॉर्डिंग नोडल एजेंसी यानी जो एक्टिविटीज़ को सपोर्ट और फॉरवर्ड करते हैं, उन एजेंसीज के लैक ऑफ एक्टिविटीज़ की वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ हैम्पर होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग के सस्टेनेबिलिटी के लिए कंटिन्यूस सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनोवेशन लाने में अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। कंज्यूमर्स सेफ, हेल्दी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चाहते हैं। ऑर्गेनिक मूवमेंट का फ्यूचर ग्रोअर्स और कंज्यूमर्स इन दोनों के कनेक्शन के बीच टिका हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि इस ऑर्गेनिक फूड का जो मिसरिप्रेजेंटिंग है, मिस ब्रांडिंग है, इसे किस तरह रोका जा सकता है? सोचिए सोचिए, क्योंकि सोचना तो बनता है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ कुछ पोस्ट या BTS वगैरह डालती रहती हूँ। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू एनालिसिस वीडियो। थैंक यू।